हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा। खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। हम हर सैटरडे 12 बजे पिछले 5 सालों से ऐसी ऐसी हस्तियों को मौजूद इस शो में करते हैं, जिससे आप अवेयर हो और एजुकेट हो रियल इस्टेट हाउसिंग सेक्टर के तमाम जो मुद्दे हो। आज भी हमारे साथ में एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो मुंबई में, महाराष्ट्र में देश के लिए पिछले 40 सालों से रियल इस्टेट हो, कंज्यूमर के लिए इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने अमेंडमेंट करवाए, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। पिछले 40 साल, लगभग 4 दशक का समय बड़ा लंबा होता है। मैं इनका नाम मैं बड़े प्राउडली बोलता हूँ। श्री विनोद संपत जी एडवोकेट हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सर, हम इस प्लेटफॉर्म में गौतम चटर्जी साहब आए, अमित मेहता आपके दोस्त हैं वो आए, काफ़ी सारी ऐसी ऐसी हस्तियों को हम बुलाते रहते हैं, IAS ऑफिसर्स वगैरह, ताकि वो एजुकेशन हो और लोग अवेयर हो, एजुकेट हो। तो आपके लिए भी आज रीडेवलपमेंट मुंबई में एक ही ऑप्शन है, रीडेवलपमेंट। मतलब शहर आसपास कहीं बसाने की लैंड बचे और वहाँ पर उसको बसाया जाए। लेकिन जो पुरानी इमारत है उनका ही ऑप्शन है, वो महाडा हो, सेज हो, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी हो, महाडा की इमारतें हो, अलग अलग, तो वो SRA हो, तो सभी का रीडेवलपमेंट सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है, कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह और काफ़ी सारे वो कर रही है। लेकिन लोग जब भी ठगे जाते हैं तो वो ठगने पे हमने आज सब्जेक्ट रखा है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बिफोर रीडेवलपमेंट ऑफ द योर बिल्डिंग। तो आपकी हाउसिंग सोसाइटी, आपकी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के पहले आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए, आज विनोद जी हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे। लेकिन विनोद जी के लिए ये एक मोटिवेट लाइन बोलता हूँ, और हमारे साथ में रमेश प्रभु जी के साथ में और हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमेशा आते हैं और हमारे ख़ास दोस्त हैं विनोद जी। तो मैं यही मोटिवेट लाइन कहता हूँ आज कि काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। काबिल दोस्तों का भी होना शायद तकदीर होती है, और बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। मेरे हाथ में तो है। विनोद जी मेरे दोस्त हैं, तो विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले, जैसे आपने पिछले 40 सालों से मुंबई, महाराष्ट्र में रियल इस्टेट हो, कंज्यूमर हो, हाउसिंग के सेक्टर में एक बड़ा बेबाकी से जो आवाज़ उठाई, अमेंडमेंट करवाए, बहुत सारी चीज़ें हुई। सर, क्या कहेंगे कि अभी रीडेवलपमेंट के अलावा मुंबई में कोई ऑप्शन नहीं है, इस कारण लोग ठगे नहीं जाए और सावधानी बरते। तो हमारा जो आज का ये एपिसोड है, प्रभु से खास बात 246 एपिसोड है, तो ये पिछले 5 सालों से हमारा सैटरडे एवरी 12 नून, मतलब हमारा 5 साल से लगातार जरूर, कभी भी जम नहीं किया हमने। कमिटमेंट हमारा MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस और महासेवा न्यूज़ का एक कमिटमेंट है लोगों से कि हम अवेयर करते रहेंगे कहीं पे भी रहें। तो ये हम रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं। विनोद जी से हमारा प्रॉमिस था, विनोद जी का हमारा प्रॉमिस था कि मैं ज़रूर इस पर आऊँगा। तो आज हमारा मौका मिला है और हम आए हैं उनके पास, तो ये गुफ्तगू करने, ये रूबरू मुलाकात करने की आप अवेयर हो, एजुकेट हो। तो बड़े ही विनम्रता से मैं कहता हूँ विनोद जी कि जो लोग हैं, आप ऐसे तो हाई कोर्ट हो, कंज्यूमर कोर्ट हो, डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो, हर जगह ये आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन जब लोग ठगे जाते हैं उसके पहले ही सावधानी बरत ले तो वो दुर्घटना ही नहीं हो उनके साथ में। तो क्या कहेंगे ये रीडेवलपमेंट, मुंबई रीडेवलपमेंट के बारे में? सबसे पहले मैं रमेश जी का और सुनील जी का आभारी हूँ कि मुझे ये बोलने का, मेरे मंतव्यों को श्रोताओं के साथ पूरे बॉम्बे में शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी है। अब आप रीडेवलपमेंट की बात करें तो आप इतना सोचिए कि फ़ोन MTNL जब भी था, 1 रुपये का फ़ोन करने के लिए ट्राई जैसी अथॉरिटी थी, और आज रियल एस्टेट में जहाँ पे करोड़ों रुपये है, वहाँ पे अथॉरिटी जैसा कुछ वर्थ नहीं है। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि हमने मोफा का एक्ट देखा, रेरा का एक्ट देखा, रेरा की अथॉरिटी देखी, ये सभी चीज़ अपन ने देखी, पर जब बुनियाद जो कानून में होती है वही खोखली होए तो बाकी जस्टिस कैसे मिलेंगी। मैंने कई लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया। कई हाईकोर्ट जजेस के मंतव्य यह है कि अगर आप कानून स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही वक्त निकल जाएगा, और यही हो रहा है। मैं आपको एक सिंपल चीज़ कहूँ, 1963 में मोफा का कानून आया और आज 2024 में हम हैं। 70 साल हो गए, पर आज भी क्या कन्वेंस मिल रहा है? क्या बिल्डर्स की मनमानी कम हुई है?
जवाब बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का लाडला है बिल्डर। आप सोचिए, अगर ये सारे कानून बनाने और इसके डिटेल में जाने के बजाय एक सिंपल अमेंडमेंट कर ले हुए कि बिल्डर अगर कोई गलती करता है तो इट विल बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इट विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा करेंगे तो ही बिल्डर को कानून का डर रहेगा। आज की डेट में जो बाघ जो रहता है, टाइगर रहता है ना, उसको पावर है। बट टुडे द लॉज रिलेटेड टू रियल एस्टेट आर सच दैट द डिक्रीज ऑफ द कोर्ट मेनी टाइम्स आर लाइक पेपर टाइगर। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अपन जानते हैं कि बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में कम से कम मेरी राय में 7,000 के ऊपर फाइल मिसिंग है, और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? मैं हाउसिंग मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि आप वाकई में फ्लैट परचेजर्स की फेवर करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो तो आपने कॉन्क्रीट क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहली बात, अगर आपके लिए फ्लैट परचेजर्स पे प्यार है और आप उनको जस्टिस दिलाना चाहते हो, तो व्हाई डोंट यू कीप टाइम बाउंड चेक्स ऑन बिल्डर? जैसे कि आज एक बिल्डर प्रॉपर्टी लेने जाता है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी उससे ढेर सारी प्रॉपर्टी आगे भी ली है, तो एक जैसे अपने इनकम टैक्स में फॉर्म नंबर 37E और 37I था, तो वो बिल्डर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, कितने बिल्डिंग बांधे हैं, कितने में उसने ओसी ली है, कितने में कन्वेंस लिया है, कितने में उसका लिटिगेशन चालू है, कितने साल में उसने बिल्डिंग बांधी है, कितने साल में प्रॉमिस किया था, कितने टाइम में पार्ट ऑक्यूपेंसी ली है, कितने केसेस में लिटिगेशन है। तो ऐसा एक तरह का फॉर्म बना के और हर एक एग्रीमेंट में उसमें ज़बरदस्ती से उसमें एक पेज डाल के और लिखे, तो मेरी राय में ट्रांसपेरेंसी का बढ़ावा आएगा। आज बिल्डर जो है ना, वो कानून से डरता क्यों नहीं है? बिल्डर कानून से इसलिए नहीं डरता है क्योंकि उसको मालूम है गवर्नमेंट ऑफिसर्स कुछ करने वाले नहीं हैं। आपको जान के ताज्जुब लगेगा कि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट में अगर बिल्डर को कन्विक्ट करते हैं और वो कन्विक्शन का ऑर्डर आता है, तो ही कैनॉट कैरी आउट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कानून में ऐसे प्राविधान है कि ओसी ना आए तो भी बिल्डर पे जो है ना क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। मैं महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 1% बिल्डिंग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कानून के फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करके फॉर्मेशन हुआ है? सिर्फ 1%, 100% की बात नहीं करता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसको मैं आपको सब्सटेंशिएट करता हूँ। जब भी बिल्डर सोसाइटी बनाता है तो उसमें ढेर सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, और एक उसमें फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का। मान लो मेरी बिल्डिंग में 50 फ्लैट है और हर एक फ्लैट से बिल्डर ने 1-1 लाख रुपया लिया है, तो नतीजा ये हुआ कि बिल्डर ने 50 लाख रुपया फ्लैट परचेजर से लिया है। तो क्या हाउसिंग मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर ये चीज़ का खुलासा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में जब प्रपोजल जाता है तो 50 लाख रुपया जो लिया है वो अकाउंट्स का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दिया गया है? क्या उसका ऑडिट हुआ है? क्या ये ऑडिट का अकाउंट्स की हर एक कॉपी इंडिविजुअल फ्लैट परचेजर्स को दी गई है? क्या हर साल उसका अकाउंट्स का ऑडिट करके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दिया गया है? इवन बैलेंस शीट तक बिल्डर के प्रोजेक्ट की दी नहीं जाती। हमने तो हमारे तजुर्बे में ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि बिल्डर जो 2 नंबर का पैसा लेता है ना, उसकी भी रिसिप्ट देता है, और फिर भी बिल्डर पे अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्शन नहीं होते, बिकॉज लॉ इज़ टूथलेस, और फ्लैट परचेजर्स के पास मेमोरी है ना बहुत शॉर्ट होती है। वो बड़ी मुश्किल से इतने पैसे जमा करते हैं, और जब बिल्डर को दे देते हैं और पैसे चले जाते हैं ना, तभी माहौल बदल जाता है। लेट अस टेक अ फ्लैशबैक ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द डिकेड्स। जब मैंने फ्लैट बुक किया तभी समझो दाम था 5,000, कंस्ट्रक्शन हुआ बिल्डिंग का तभी दाम हो रहा है 8,000, और उससे भी बढ़ता है। मैंने थोड़े पैसे दिए, उसमें कैश का कंपोनेंट है,
तो अगर मैं बिल्डर के साथ तकरार करने को जाता हूँ तो बिल्डर क्या कहते हैं, तेरा जो वाइट का पैसा है वो उठा ले, 9% इंटरेस्ट मैं देता हूँ और तेरे को माल ही नहीं बेचना है, डीड ऑफ कैंसिलेशन एक्सिक्यूट करो। अगर मेरा फ्लैट 5,000 रुपये के दाम से लिया गया है और आज 10,000 का दाम चल रहा है, तो कौन बेवकूफ़ है कि जो फ्लैट का पोजीशन बिल्डर को देगा। और यही चीज़ बिल्डर ने कई सालों से वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। मैं बिल्डर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर पवई में एक सिंधी बिल्डर है, उसने बहुत ही बढ़िया कॉलोनी बनाई है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो कॉलोनी में इतने साल होने के बावजूद, करीबन 20-25 साल हो गया, एक भी झोपड़ा उसने आने नहीं दिया है वो पर्टिकुलर कॉलोनी में। पर गम्मत की बात देखिए, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट और सोसाइटी के कानून बायलॉज वगैरह में है ना, फ्लैट की डेफिनेशन क्या है, फ्लैट इज़ अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ प्रीमाइसिस। और वास्तविकता क्या है, 37I की लिमिट थी 10 लाख रुपए की, तो उस वक्त 3 फ्लैट उससे बेचे हैं, सेपरेट एग्रीमेंट है, और ऐसे ही फ्लैट बने हैं कि उसकी एंट्री एक ही है, 3 किचन भी नहीं है उसमें, और 3 फ्लैट का 3 एग्रीमेंट से बेचे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये 3 एग्रीमेंट है तो गवर्नमेंट के ऑफिसर क्या कामचोर थे या उनको स्पीड मनी मिला है कि उन लोग ने ये चीज़ देखी नहीं और ये सोसाइटी को रजिस्टर कैसे किया। जब 3 सेपरेट फ्लैट है तो उसके 3 सेपरेट फ्लैट का एंट्री होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, किचन होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। बच्चा भी जानता है कि कानून के हिसाब से बिल्डर जो है पार्किंग बेच नहीं सकता। थोड़े बहुत चेंजेस अभी रेरा में आए हैं पर वो भी कंट्रोवर्शियल है। बट जहाँ तक महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट का सवाल है तो उसमें तो राइट ही नहीं है बिल्डर को पार्किंग बेचने का। बिल्डर क्या करता है, वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट देता है और उसके साथ में ना पार्किंग का अलॉटमेंट देता है। सरेआम गलत है। मैंने खुद हमारी ऑफिस में से कम 10-15 तो ऑर्डर लिए ही रहेंगे पार्किंग के। उसी तरह से हर एक वकील ने जो प्रॉपर्टी लाइन के उन लोग ने ढेर सारे ऑर्डर्स लिए हैं। जब सबको मालूम है कि बिल्डर बेच नहीं सकता पार्किंग, तो गवर्नमेंट किसका इंतजार करती है, इमीडिएटली क्रिमिनल एक्शन बिल्डर पे क्यों नहीं लेती, उसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करते हैं, ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट हाउसिंग मिनिस्टर से और कोऑपरेटिव मिनिस्टर से है। तो उन लोग क्या देखते हैं। आज बिल्डिंग लाइन में जो है ना, बिल्डर की क्वालिफिकेशन एक ही है, मुस्कुराता चेहरा और स्वीट टंग। कोई भी चीज़ रहेगा वो बोलेगा बेटम जी मेरे को पहला पोजीशन दे दे प्रॉपर्टी का रीडेवलपमेंट में, फिर मैं दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। मजाक के तौर पे, गम्मत के तौर पे मैं बोलूँ तो बिल्डर की व्याख्या यही है, बिल का डर नहीं, वो है बिल्डर। बाय बैक यानी आप मेरे से बाय करो और मेरा बैक देखो। लीकेज की तो गारंटी है, 24 घंटा पानी मिलेगा नल में से या दीवार में से। और बिल्डर की सही पहचान माप में ही पाप है। मैं रिपीट करता हूँ, ये सब चीज़ मैंने मजाक के तौर से बोली है और वास्तविकता में भी ये कई केसेस में ये फिट भी होती है, वो अपन जानते हैं। अब आप देखिए कितने बिल्डर्स ने फ्लैट एक से ज़्यादा लोग को बेचे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, बड़े बड़े ऐसे बिल्डर्स हैं जिन लोग ने खुद का माल बेचने के लिए बोगस रेलवे स्टेशंस क्रिएट किए हैं, कैश में पैसे लिए हैं और गवर्नमेंट उनका कुछ नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट ये हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको बड़े बड़े कानून करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी राय में 5 मिनट में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और वो कैसे हो सकते हैं वो भी मैं आपके साथ में बता रहा हूँ। गवर्नमेंट में ऐसा कानून निकालना चाहिए कि 10% फ्लैट है वो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आवे और कन्वेंस आवे, उसके बाद में ही बिल्डर को बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। एक सिंपल इतना कानून में चेंज बदलाव लाएगी तो ढेर सारा फर्क गिर जाएगा और ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। सेकेंड थिंग, बिल्डर्स के जो ऑफेंसेस है जो कॉमन अपन देखते हैं, टाइमली पोजेशन नॉट गिवन, डबल सेल ऑफ फ्लैट्स, ओसी नॉट ऑब्टेन, ऐसे सब चीज़ के जो है उसको स्ट्रेट वे इसको एक ऑफेंसेस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस कर डालते हैं, नॉन वेलेबल ऑफेंस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बिल्डर जो है वो डरेंगे। कानून का जब तक डर नहीं रहेगा तब तक कौन परवाह करेगा।
मैं ट्रेन में जाता हूँ और मुझे मालूम है सिर्फ 10 रुपया फाइन है, तो मैं टिकट लेने की लाइन में क्यों खड़ा रहूँ? आराम से फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाऊँगा, टीसी आएगा तो ऊपर से बोलूँगा तेरा दाम ले ले, ऊपर से 10 रुपया ले ले। पर वहीं 10 रुपये के बजाय 10,000 रुपये की फाइन है तो मैं लाइन में खड़ा रहूँगा, ज़रूरत गिरेगी तो 1-2 ट्रेन भी जाने दूंगा, क्योंकि मुझे डर रहेगा कानून का। आज कानून का कौन सा, रियल एस्टेट में कितने बिल्डर्स डरते हैं। आप देखोगे गूगल में भी लिस्ट ऑफ ऐसे बिल्डर्स पब्लिश हो रहे हैं जिन लोग को गलत काम करने में जरा भी शर्म नहीं आता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन और दूसरे कानून गवाह है कि आज भी ऐसे ढेर सारे बिल्डिंग्स है जिसका ओसी नहीं आया है। मैं एक कदम आगे जाके बोलता हूँ, जिसको मैं हाउसिंग मिनिस्टर प्लस कोऑपरेटिव मिनिस्टर और हमारे रमेश प्रभु जी और सब सीनियर डेलीगेटिव्स है, उन लोग इस पर भी थोड़ा माइंड अप्लाई करें और फाइंड आउट करें फैक्ट्स क्या है। मुझे ऐसा कहा गया है कि मंत्रालय के टॉप फ्लोर पे जो है लिफ्ट नहीं जाती। ये क्यों नहीं जाती है वो एक ताज्जुब का सवाल है। कई बीएमसी के ऑफिस है जहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा न्यूज़ आए हैं। कई बीएमसी के ऑफिस ऐसी कंस्ट्रक्टेड है जो झोपड़पट्टी टाइप लगती है। आप देखिए गवर्नमेंट के डबल स्टैंडर्ड्स। स्लम्स जो है वो आए क्यों? क्योंकि किसी ने वो जगह का कब्जा कर लिया और वहाँ तक भी संतोष न मानते उसके ऊपर 1 माला बांधा, 2 माला बांधा। और मुझे तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसरों ने कहा है कि हम लोग को हमारे बॉस कहते हैं ना कि आप जाके उधर सर्वे करो, इंक्वायरी करते हो, तो वी गिव अ बैक रिप्लाई टू दैट ऑफिसर, पागल हो गए कि हमको मार खाने को नहीं जाना है, तुमको जाने का तो तुम जाके उधर सर्वे करो। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। ऐसा कैसे स्टेज पे हुआ है? आज मुंबई में गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बजट देखेंगे सैलरीज का तो बहुत ही बड़ा अमाउंट करोड़ों में आता है। फिर भी इतने स्लम्स कैसे क्यों बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और गवर्नमेंट उसके सामने क्या कर रही है? आप देखिए कि आज बिल्डिंग एक आ रहा है तो करीबन 2 से 3 साल लगने वाले हैं। तो मेरा ये सवाल है कि 3 साल में गवर्नमेंट ने एडिशनल रिसोर्सेज क्या किया? अंग्रेजों के ज़माने की पानी की लाइन आज भी चालू है, ड्रेनेज लाइन आज भी वही चालू है, तो हमने नया क्या डेवलप किया? ज़रूरत ये है कि जो है यू हैव टू डू इंटेलिजेंट प्लानिंग। जस्ट टू गिव वन एग्जाम्पल, CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये जो है अपन ने जॉब क्रिएशन के लिए किया है, और ताकि क्या है कि जॉब्स का अपन क्रिएट कर सके, हर एक एरिया में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गए। आप नरीमन पॉइंट में देखिए, दिन में आप जाओगे तो खड़ा रहने की भी जगह नहीं होती है कई जगह पे, और शाम को वहाँ जाओगे तो आप आराम से क्रिकेट खेल सकते हो। द रीज़न बिहाइंड द सेम इज़ द पॉपुलेशन इज़ अ फ्लोटिंग पॉपुलेशन। जो आदमी थाना, कल्याण, करजत, कसारा, नाला सोपारा, वसई, विरार रहता है, वो ट्रेन में वहाँ से आता है बॉम्बे में इंक्लूडिंग नरीमन पॉइंट, और वो शाम को वापस जाता है। नतीजा क्या होता है? द डेंसिटी ऑफ द पीपल इज़ ऑलवेज ऑन द मूव। मैं 8 घंटा काम करता हूँ, बाकी के मैं 3 घंटे ट्रैवलिंग में करता हूँ, इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है वो काफ़ी लोड आ रहा है। और वो लोड कई की वजह से है, बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ प्लानिंग। बॉम्बे का जोग्राफिकल डायमेंशंस ऐसे है कि वन वे ग्रोथ इज़ ओनली पॉसिबल, क्योंकि बाकी के साइड तो पानी है। तो नतीजा ये आता है कि जो तुमको खर्चा करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स एंड बिल्डिंग्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे डोंट बिकम अ वाइट एलिफेंट। आप रोड पे पैसा डाल रहे हो, अच्छी बात है, पर आप देखिए रोड का इस्तेमाल कितने करते हैं। अगर गाड़ी में लेता हूँ, गाड़ी में 5 जन की कैपेसिटी होती है, कई बार आप देखोगे गाड़ी में 1 या 2 जन जा रहे हैं, पर उतना ही पैसा आप ट्रेन में करोगे तो हजारों लोग, लाखों लोग उसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो ये रेडिकल चेंज ये ज़रूरत है। आपने मेट्रो ट्रेन बनाई, अभी मोनोरेल बनाई, तो मोनोरेल 90% टाइम चेंबूर की जो जाती है, चेंबूर से मानपुर, वो 90% टाइम खाली है, और उन लोग के बजट्स का, उन लोग के एस्टिमेट्स का 25% यूज़ शायद हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो दिस इज़ नथिंग बट लैक ऑफ प्लानिंग। मोनोरेल में या मेट्रो में जो पब्लिक जा रही है, दैट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई। और वही चीज़ उतने ही पैसे ऑगमेंट करके रास्ते बड़े बने जाए। फॉर एग्जांपल आज जो रेलवे लाइन है
उसी के ऊपर दूसरी एक रेलवे लाइन बना देवे। और कनेक्टिविटी उस तरह से बनानी चाहिए कि जैसे ग्राउंड फ्लोर एक रेलवे स्टेशन प्लान होता है तो इमीडिएटली 2 फ्लाईओवर्स होने चाहिए ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के। आप बम्बई में ढेर सारी जगह पे देखोगे देयर इज़ नो कनेक्टिविटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, और उसके लिए आपको काफ़ी लंबा डिस्टेंस लेके जाना पड़ता है और फिर ही आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या है, इट इज़ नथिंग बट इम्प्रॉपर प्लानिंग, इनएफिशिएंट प्लानिंग। और वही चीज़ अपने बिल्डर्स लॉबी में भी ढेर जगह पे अपने को देखने को मिलती है। ये तो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ बॉम्बे प्रॉपर्टी का रेरा मोफा के बारे में। अभी अपन बात करते हैं रीडेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो टॉपिक पे जाते हैं। तो हमने जाना विनोद जी से कि किस तरह से बेबाकी से इन्होंने बात ही बात में सरकार को, आईएएस ऑफिसर को, महाराष्ट्र शासन को सुझाव भी दिए हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आज ज़रूरत है एडवाइजरी कमेटी बनाना रीडेवलपमेंट वगैरह के लिए, लेकिन एक अथॉरिटी, एक नियामक बनना चाहिए जो लाइक महारेरा उसी तरह से, और उस पर भी सख्ती से कानून बनना चाहिए, ट्रूथलेस नहीं होना चाहिए। तो ये हम एक वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे और टिप्स रीडेवलपमेंट में क्या क्या आप सावधानी बरतें रीडेवलपमेंट में जाने के पहले, एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है डीडीआर के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विनोद जी ने बड़ी बेबाकी से सब चीज़ें रखी, तो ये तो सरकार तक बातें पहुँचे, लेकिन आप सभी जो मुंबई के लोग हैं, हाउसिंग सोसाइटी, आपकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो विनोद जी आपको टिप्स देने वाले क्या क्या सावधानी, क्या क्या प्रिकॉशंस लें ताकि आपका प्रोजेक्ट स्टॉल नहीं हो, आप केसेस आपको नहीं करने पड़े, काफ़ी लिटिगेशन नहीं होना पड़े। तो विनोद जी प्लीज़। अभी अपन बात करते हैं रीडेवलपमेंट में कैसे और क्या करना चाहिए। मेरा सबसे पहला सुझाव ये है कि जब तक आपके हाथ में प्रॉपर्टी कार्ड ना आए तब तक आपको रीडेवलपमेंट की बातें नहीं करनी चाहिए।
ढेर सारी जगह पे हम देखते हैं कन्वेंस की बात करते हैं। कन्वेंस इज नथिंग बट अ फर्स्ट स्टेप फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कार्ड कभी आता है जब भी कन्वेंस एक्सिक्यूट होता है, बाद में वो डॉक्यूमेंट स्टैम्प ड्यूटी भर के रजिस्ट्रेशन होता है और बाद में वो सिटी सर्वे ऑफिस में जाता है। कई बार देखा जाता है कि कन्वेंस जो एग्रीमेंट किया जाता है और प्रॉपर्टी कार्ड के रिकॉर्ड्स में एरिया मैच नहीं होता है, देयर इज़ अ मिसमैच। थोड़े बहुत उसके जेन्युइन रीजंस है। फॉर एग्जांपल कि मेरी प्रॉपर्टी में से मैंने एक रोड गवर्नमेंट को दिया, सरेंडर कर दिया, तो वो उसका जो है उसके स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कन्वेंस के एप्लीकेशन में वो अच्छी तरह से बताया जाना चाहिए, और जो कई केसेस में होता ही नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। नॉर्मली many times managing committee members, knowingly or unknowingly, they act as if they are agents of the builder. मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक ऐसे मैनेजिंग कमेटी मेंबर चोर है या बिल्डर से कमीशन ले रहा है, पर ऐसे ढेर सारे इंस्टेंसेस हुए हैं। मुझे एक क्लाइंट ने बताया था कि सोसाइटी और बिल्डर्स में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो बिल्डर ने एक ऐसा वीडियो दिखाया कि देखो तुम्हारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है वो बैंकॉक में जाके मेरे साथ मजाक कर रहे हो और आप इसके कहने पे मेरे से लड़ने को आ रहे हो। आज जब भी आप रीडेवलपमेंट की बात करते हो तो सबसे पहले देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट ने बहुत उम्मीद, बढ़िया उम्मीद से 79A की गाइडलाइंस बनाई, पर उन्होंने उसे कानून नहीं बनाया। मेरी राय में गाइडलाइंस की कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। बम्बई में ढेर सारी जगह पे रजिस्ट्रार एक ही बात बोलता है, और ये बिल्डर्स एक ही बात बोलते हैं, हम रजिस्ट्रार से परमिशन लेके आएंगे। आप परमिशन लाओ या ना लाओ कुछ फ़र्क नहीं गिरता है। हमारी एक सोसाइटी थी बांद्रा त्रिशूल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। उस सोसाइटी में थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स थे और बिल्डर जो था उसको अपॉइंट किया गया। दूसरा एक बिल्डर कॉम्पिटिटर था, उसने डिपॉजिट भरी, डिपॉजिट के पैसे भी लिए। बाद में एक दो मेंबर्स क्रिटिक थे, उसके थ्रू कंप्लेन गई। तो रजिस्ट्रार साहब बहुत ओवर एम्बिशियस थे, उन्होंने वो कमेटी को भी उड़ा देने का ऑर्डर दिया गाइडलाइंस ना फॉलो करने की वजह से, और वो मामला जॉइंट में गया, जॉइंट रजिस्ट्रार के पास गया, वहाँ से हाई कोर्ट में गया। और आपको जान के अचरज लगेगा कि जस्टिस बॉम्बे अमित बोरकर ने इतने सारे स्ट्रक्चर्स पास किए हैं वो मैटर में विथ रिगार्ड्स टू द वर्किंग ऑफ द लर्नेड डेप्यूटी रजिस्ट्रार। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी, इट इज़ नॉट हिज बिजनेस टू सी एनी ऑफ दिस थिंग्स। और इतना कहने के बाद में भी वो रुके नहीं, वो इतने उस पर स्ट्रिक्ट हुए कि तुम जो है तुम्हारी पोजीशन का एब्यूज़ कर रहे हो, और उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्शंस दिया कि यू अपॉइंट एन हॉनेस्ट ऑफिसर विथ इंटीग्रिटी, अ सीनियर ऑफिसर, टू कंडक्ट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑन द लर्नेड डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एच वेस्ट वार्ड। सवाल ये है कि इतने लेवल तक कभी जाना पड़े। आज आप 10 में से 8 जन को पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि गाइडलाइंस का कंप्लायंसेस करना पड़ता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि द डिमांड्स बीइंग मेड देयर आर एस्ट्रोनॉमिकल एंड मेनी बिल्डर्स knowingly or unknowingly are willing to pay those demands। वरना रजिस्ट्रार का एक ही शस्त्र है, मैं ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करूँगा, वो उसका ब्रह्मास्त्र है। और हर एक सोसाइटी में एक दो नोटी लड़के लोग रहते ही हैं। स्कूल में जैसे टीचर उन लोग को मॉनिटर बना देते हैं, रमूज के तौर में कहूँ कि कई बार सोसाइटी में ऐसे लोग मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी बन जाते हैं। और सोसाइटी में ज़्यादा करके ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं मेंबर्स के। Between the alphabets A and Z, the distance between the alphabet I to the word V is such कि बहुत सारा वक्त भी निकलता है, उसमें झगड़े भी होते हैं, ईगो भी इतने होते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का ओवरऑल नुकसान होता है। जहाँ तक रीडेवलपमेंट की बात करें
तो कई बार एक बिल्डर आता है, दूसरा बिल्डर आता है, तीसरा बिल्डर आता है। जब पहला बिल्डर आता है तभी वो एग्रीमेंट करता है, एमओयू करता है, और ऐसे समझते हैं कि एमओयू किया इसलिए स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। सेक्शन 3 ऑफ द महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट कहता है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ लायबल फॉर टैक्स, और ये इंस्ट्रूमेंट में स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़े। बाद में पहला बिल्डर निकल जाता है, सेकंड बिल्डर आता है, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और तीसरी बार जब भी आता है तो तीसरी बार भी लगती है। पर इन रियलिटी खाली जो लास्ट डॉक्यूमेंट होता है उस पर स्टैम्प ड्यूटी भरी होती है, ऐसा हमने कई केसेस में देखा है। बिल्डर इज अ विजिटिंग फैकल्टी इन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन में 3 साल लगे, 4 साल लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लगे, बाद में तो कौन बिल्डर है किसका पता नहीं है। और जो लायबिलिटी है दैट इज अटैच टू द अर्थ, और सोसाइटी के लोग को तो भरनी ही पड़ेगी। उसी तरह से कई सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट में जाती है, और सेल्फ डेवलपमेंट में जाती है तो पीएमसी अपॉइंट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। गम्मत के तौर पे कई लोग ऐसा भी बोलते हैं पीएमसी का मीनिंग है पूरा मलाई कमा लो। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तुम पीएमसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, देन एज पर आर्टिकल 25A ऑफ द महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट उसके ऊपर 3% स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। और मुझे कहने में जरा भी हेजिटेशन नहीं है कि वेरी रेयरली स्टैम्प ड्यूटी पेड एट 3% ऑन द पेमेंट मेड टू दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया कि सबसे पहले आपको कन्वेंस आपका होना चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे होना चाहिए। प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे करवाने के लिए छोटे मोटे फॉर्म्स भरने हैं, डीम कन्वेंस का एक एप्लीकेशन करना है, और वो तुरंत हो जाता है। ऑनलाइन से ऑनलाइन है, सब ट्रांसपेरेंसी है। पर इसमें भी लाखों रुपए का करप्शन है, ऐसे कई एलिगेशंस हुए हैं। और ये सब जो चीज़ है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन obtaining deemed conveyance for registration as well as for city survey. We had raised the issue with the government authorities. Why don't you have one window clearance? कि जो ये सब हो रहा है वो तीनों चीज़ के ऑफिसर उसी वक्त उधर ही होवे, और एक फुल टाइम ऑफिसर ही बैठे गवर्नमेंट का कि ये सब गाइडेंस करे और ऑन द स्पॉट करके देवे। जब करोड़ों का आपका प्रोजेक्ट है, आप एक 30, 40, 50 हज़ार रुपये के आदमी के पास पावर देते हो, उसके पास क्या इतना नॉलेज है? वॉट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज दे शुड हैव अ पैनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, जीएसटी कंसल्टेंट्स, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स। और कोई भी प्रोजेक्ट जब ये वो लोग आज प्रपोजल देते हैं तो दैट शुड इन्वॉल्व इन देम, दे शुड बी इन्वॉल्व। आज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में क्या है, इट इज़ वेरी वेरी सैड कि कई बार एक छोटा सा लो लेवल ऑफिसर के पास इतने पावर्स दिए जाते हैं कि ब्लफ्स में अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप मेरे को बताइए, क्या कोई एक रजिस्ट्रार में उतना नॉलेज है कि ही विल हैव जीएसटी रिलेटेड इश्यूज नॉलेज, आईटी रिलेटेड नॉलेज, प्रॉपर्टी रिलेटेड नॉलेज, क्या फ्री होल्ड है, क्या लीज होल्ड है, क्या सब डिवीजन के पावर्स है, प्रॉपर्टी में जो रोड कटिंग का क्या है। तो ये सब वेरी वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर देयर, एंड अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज नॉट क्लैरिफाइंग सो मेनी थिंग्स विच दे रिक्वायर टू क्लैरिफाई। एवरीथिंग इज इन द बुश, इट इज नॉट एट ऑल क्लैरिफाइड बाय गवर्नमेंट। 1960 का हमारा महाराष्ट्र ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया है। मैं एक सवाल पूछता हूँ बिल्डर्स लॉबी से, एक प्रोजेक्ट है, बिल्डर ने एक फ्लैट जनवरी 2000 में बेचा है, दूसरा फ्लैट फरवरी 2000 में बेचा है, तीसरा फ्लैट मार्च 2000 में बेचा है, तो इसके अकाउंटिंग की कौन सी गाइडलाइंस एप्लीकेबल रहेगी और इसका डिटेल्स कहाँ है? 1960 से आज तक में ये आया नहीं है। पहले के आप एग्रीमेंट देखिए तो वो एग्रीमेंट में जो है ना, कारपेट एरिया भी बिल्डर नहीं लिखते थे, सब गोल गोल था। एग्रीमेंट के बाद में मॉडल फॉर्म आया। अभी दूसरी एक गम्मत की बात बताऊं आपको, जो आगे के सालों में बिल्डर ने प्रॉपर्टी खरीदी है ना,
तो उसमें डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये 1% स्टैम्प ड्यूटी भर के उन लोग ने खरीदी थी। डेवलपमेंट एग्रीमेंट पावर जो दिया जाता था दैट वाज अ लिमिटेड पावर टू डू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड सर्टेन एक्टिविटीज, और उसका पूरा मिसयूज किया गया है। जो डॉक्यूमेंट जब भी बने थे 1% ड्यूटी भरी थी, एक्चुअली दैट अट्रैक्टेड 10% स्टैम्प ड्यूटी। मैं इतने यकीन के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट के पावर पे ही उन लोग ने, बिल्डर्स ने फ्लैट परचेजर से पैसे लिए हैं, और वो पैसे लेने के बाद में उन लोग ने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। बाद में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये हमारी मिस्टेक है, तो गवर्नमेंट कभी भी बोलती तो नहीं, पर उन लोग बोलते हैं कि हम कानून लाते हैं फ्लैट परचेजर को फेवर करने के लिए। और यहाँ पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे और कन्वेंस पे दोनों पे 5% स्टैम्प ड्यूटी कर दी गई। पहले 650 स्क्वायर फीट तक स्टैम्प ड्यूटी थी ही नहीं, 650 से 1000 स्क्वायर फीट के बीच में स्टैम्प ड्यूटी थी। एग्रीमेंट फॉर सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। ऐसे ढेर सारे जजमेंट्स है। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ आज का। आज मैंने फ्लैट परचेस किया बिल्डर से, तो मैं उस पर एक टोकन पेमेंट दूंगा और डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराता हूँ। ये मैंने जो रजिस्टर करवाया ये मेरे को बिल्डर देता है, मैं फ्लैट का पोजीशन देता हूँ आफ्टर आई मेक ऑल द पेमेंट। मान लो मैंने 3 साल में पेमेंट कर दिया, तो 3 साल के बाद में कौन सा बिल्डर सेल डीड बना के देता है कि तुम्हारा पूरा पेमेंट आया है और ये किया? तो वो तभी के ज़माने से आज तक दिस थिंग्स आर कंटिन्यूइंग। स्टैम्प ड्यूटी तो एक बार ही भरनी है, पर प्रॉपर्टी का टाइटल है वो विश्वास में ही जाता है। आज आप छोटी चीज़ के लिए बैंक में जाओगे ना, तो ढेर सारा आपके पास लोन लेते वक्त उन लोग लिखवाते हैं, और उसमें इनवेरिएबली सोसाइटी से वो लोग फ्लैट परचेजर को कहते हैं सोसाइटी से एक चिट्ठी लेके आओ कि द क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल टू द प्रॉपर्टी बिल्डर का है, सोसाइटी का है। सोसाइटी का ये जो फॉर्म बनाया गया है बिल्डर्स के, सोसाइटी के लॉयर्स ने, जो फाइनेंसिंग बैंक्स के लॉयर्स ने, उनको खुद को मालूम है 90% ऑफ द सोसाइटीज डोंट हैव द कन्वेंस एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। उन लोग के पास इतना डिपार्टमेंट है तो उन लोग क्यों नहीं करते? और वो भी जो लिख के मांगते हैं दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गिव। हाउ विल द सोसाइटी नो कि बिल्डर ने आगे क्या मस्ती की है? वाई शुड एनी सोसाइटी साइन ऑन द डॉटेड लाइन्स ऑफ द बिल्डर्स ऑफ द बैंक फाइनेंसर्स NOC? अभी जो अपन बात करते हैं कि रीडेवलपमेंट में जैसे मैंने फोकस किया कि पहला तो प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम पे होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपकी कमिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसमें 10% लीन होना चाहिए, और 10% जो लीन है वो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद में ही सब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पोजीशन देवे। उसके बाद में फ्लैट परचेजर्स जो है, जो बिल्डर जो है, उसको बैलेंस 10% प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार देना चाहिए। ये मेरा मानना है। अगर आप ये प्रिकॉशन लोगे तो आपको ढेर सारी आपकी परेशानी कम हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपके कई लोग के रुआटे खड़े हो जाएंगे। बम्बई में बहुत कम लोग को मालूम है कितनी FSI है। आज आर्किटेक्ट, PMC, बिल्डर, उसको आप ये सवाल पूछोगे ना तो उन लोग गोल गोल जवाब देंगे, वो कुछ स्पष्ट बात नहीं करेंगे। मेरी ऑफिस घाटकोपर में है, मेरी ऑफिस से आधा किलोमीटर दूर नायडू कॉलोनी है, और वहाँ पे 10 और 12 की FSI अवेलेबल है, जो बिल्डर कंज्यूम नहीं कर सकता। माड़ा की बिल्डिंग्स जो है, हाउसिंग बोर्ड्स की बिल्डिंग है, उसमें 10 और 12 की FSI है। क्या ये बात सब लोग को मालूम है? क्या फ्लैट परचेजर जब भी बात करते हैं तो उसको कहते हैं तुमको 25% एक्स्ट्रा देंगे, 30% एक्स्ट्रा एरिया देंगे, कॉर्पस देंगे, ये देंगे, और वो भी उन लोग क्या बोलते हैं, जब बिल्डिंग का पोजीशन देंगे आप लोग को फ्लैट वापस देंगे तभी हम देंगे। तो बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज वी हैव टू लर्न फ्रॉम BMC, जिसको हम मजाक में कई लोग बोलते हैं BMC स्टैंड फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ करप्शन। जहाँ तक पैसे की बात आती है तो BMC ने फीस इतनी हाई रखी है स्क्रूटिनी की, ये सब चीज़ की, प्लस ये परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा की,
तो अपने को सोसाइटी से फर्स्ट लेवल पे ही बिल्डर से पैसे ले लेने चाहिए। और आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो करते हो उसमें आप बिल्डर को बोलेंगे मेरे को मार्बल फ्लोरिंग चाहिए, तो बिल्डर बोलेगा दे दूंगा। आप बोलेंगे लिफ्ट चाहिए अच्छी क्वालिटी के ओटीज के, बोलेगा दे दूंगा। रीज़न फॉर द सेम इज कंस्ट्रक्शन में 2000, 3000, 4000 आइटम्स इतनी है कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। 5-6 आइटम्स में वो आपकी बात मान लेगा तो आपका स्टॉक ख़त्म हो जाता है, पर उसमें बाकी के आइटम्स में वो कर लेता है। मेरे को एक फ्लैट परचेजर ने बताया कि बिल्डर के पास हम लोग ने बॉक्स ड्रिल मांगी थी, तो बिल्डर ने उसको कहा बॉक्स ड्रिल तो देंगे पर हम थोड़ी स्लाइडिंग विंडो का हमने कमिटमेंट दिया है आपको। तो ऐसे कई बार कॉमेडी सिचुएशंस भी होती है और ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जो चीज़ इज़ मोस्ट निग्लेक्टेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज़ द टर्मिनेशन क्लॉज इन द डेवलपमेंट एग्रीमेंट। Termination clause is very, very, very important, and every society must insist on this clause. कैसे बात करने की उसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। बिल्डर को पूछ लेगा कितने टाइम में आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे। नॉर्मली जवाब आएगा 3 साल में। तो सबसे पहला आपने को ये बात करने का 3 साल का हमको पेमेंट अभी दे दो, चाहे आप थोड़ा पोस्ट डेटेड दो, पर आज ही मैं तेरा 3 साल तक मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। आज तूने मेरे साथ किया, अभी मैं सीधा फ्लैट की चाबी लेने के लिए मैं आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मेंबर पूछना चाहिए, अगर 3 साल में तूने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट ना की तो क्या? तो बिल्डर का स्टैंडर्ड जवाब आएगा हमको ग्रेस पीरियड चाहिए 6 महीने का। समझो हमने वो भी दिया पर फिर भी नहीं हुआ तो क्या? तो बिल्डर का कहना ये है कि मैं 10% रेंट बढ़ा के दूंगा। दिस शोज दैट द बिल्डर इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन हिज प्रोजेक्ट, ऑन हिज टाइमलाइंस। अपने को बिल्डर से यही कहना चाहिए कि मेरे को जितना भी देर को चाहिए ग्रेस पीरियड, जिस दिन तक तो मेरे को फ्लैट देने वाला है उस दिन तक का मेरे को रेंट के चेक मेरे को आज ही मिलने चाहिए। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स कि ये हमारा TMI है कि हमारा मैनेजमेंट टर्म्स, कुछ नहीं, आज ही मेरे पास चेक होने चाहिए। क्योंकि कल कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आई कैन एनकैश दोज चेक्स अंडर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड फाइल क्रिमिनल केस। और वो 3.5 साल के बाद में न हुआ है तो नो आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को गलती से भी नहीं चलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले के पास नॉलेज नहीं रहता है जितना बिल्डर्स के पास रहता है। और आर्बिट्रेशन कई बार ही पासिस एन ऑर्डर विच पे नॉट बी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। और आर्बिट्रेटर्स की फीस भी बड़े बड़े एडवोकेट्स की ऐसी है कि सोसाइटी वाले के शर्ट और पैंट दोनों निकल जाते हैं। दे आर इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ पर हियरिंग जो है। So your stand should be the best arbitrator is the court. We don't require anything if you have got any disputes. प्लस उसमें क्लॉसेज ऐसे वाटर टाइट रहने चाहिए कि लिटिगेशन का खर्चा जो है वो देगा। और बार चार्ट होने चाहिए कि हर महीने में बिल्डर क्या काम करने वाला है। बिल्डर नॉर्मली क्या कहता है कि 3 साल में हम बिल्डिंग बांधेंगे, तो 3 साल के बीच में का पीरियड का वो अपने को बताता नहीं है। अपने को हर महीने का उसके बाद से कितना प्रोग्रेस होने वाला है उसका पूरा स्टेटमेंट होना अपने पास ज़रूरी है, किस तरह से काम करने वाला है। और नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी थिंग्स। उसमें अपने जो भी ये अपना PMC रखा है कि अपने जो भी है उस पर बहुत भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्सपीरियंस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दिस थिंग। अपने को यही चीज़ होनी चाहिए कि अपना मटेरियल और नया खरीदने वाले का मटेरियल सेम होना चाहिए। और कॉस्टिंग के बारे में मैं बात करूं तो बॉम्बे जो सिटी है वो पानी से घिरा हुआ है। आपका फ्लैट चाहे वो वाल्केश्वर में हो, इन दी एडजॉइनिंग टू द सी, या इन बिटवीन समझो जो किधर भी है बीच में है, आप आधा किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर नीचे जाओगे फ्लोर लेवल से तो आप देखोगे कि वो जो है ना, जब दरिया का पानी नीचे कांस्टेंट मूवमेंट होते रहती है। और कई बार आप पढ़ा रहेगा पेपर्स में कि देयर इज़ कोरोजन एंड देयर इज़ केव इन। अभी थोड़े वक्त पहले महाकाली में हुआ था
नतीजा क्या होता है, बाहर से आप कितना भी डामर डाल के सीमेंट कंक्रीट करो, पर नीचे से मिट्टी हिल जाती है तो वो नीचे खड्डा होने वाला ही है. सो दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर. आपको बिल्डिंग की अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको बोलना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो भी हो है, VJTI IIT के ऐसे के थ्रू जो है वो सर्टिफाइड होने चाहिए. आप देखते हो आज की डेट में बिल्डिंग है 30 साल में उसको रिपेयरिंग मांगती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाना पड़ता है, स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट देखना चाहिए, लेना पड़ता है. और कई चीज़ तो ऐसी भी है कि 30 साल 40 साल में बिल्डिंग बहुत पुअर हो जाती है और रेगुलर मेंटेनेंस लेती है. अभी आपके सामने देखिए VT रेलवे स्टेशन है, चर्चगेट रेलवे स्टेशन है, हाई कोर्ट का बिल्डिंग है. ये कितने साल जूने हैं? 100 साल के ऊपर जूने हैं, पर फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं गिरा है. ये क्यों है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, द मटेरियल यूज्ड इज़ वेरी गुड. तो अपने लिए जो है ना, सिर्फ नया बिल्डिंग जो है ना, वो एक 16 साल की लड़की है और एक 60 साल की बुढ़ी है, मेकअप करके कैसे भी कैमरा के सामने रखे, बट इफ़ द थिंग इज़ यंग एंड प्रॉपरली मेंटेन, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही अच्छी होती है. उसी तरह से डोंट गो फॉर कॉस्मेटिक लुक्स, गो फॉर द फैक्चुअल थिंग्स. जैसे मैंने बताया IIT का सर्टिफिकेट वाला स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स लोग, तो वो उन लोग का जो चेकिंग है इट्स अ डिफरेंट थिंग. आज रेरा आपको 5 साल की गारंटी मांगते हैं वो स्ट्रक्चर्स वगैरह पे. वाई डोंट यू डिमांड 10 years गारंटी फ्रॉम द बिल्डर फॉर द बिल्डिंग विथ ऑल द एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा. तो वो जब भी आप ज़्यादा मांगोगे तो डेफिनेटली उसमें वो ज़्यादा आएगा, अच्छी तरह से आएगा. अभी आप बात करते हैं रीडेवलपमेंट में सोसाइटी जाती है तो 2-4 नटखट बच्चे रहते हैं जो कॉपरेशन नहीं करते, 2-4 मेंबर्स. तो उसको फ्लैट खाली कराना बहुत ही आसान है. उन लोग को अनड्यू इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, उसको टाइम भी देने का ज़रूरत नहीं रहता है. जैसा आपका ये जो अपन ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया तो तुरंत ही उसमें है ना प्री वेकेशन नोटिस का देने का, कि जो हम लोग प्री वेकेशन नोटिस बिल्डर देता है तो उसके 1 महीने में रिक्वायर्ड फॉर्म्स वगैरह अंडरटेकिंग इंफॉर्मेशन वो दे देगा बिल्डर मेंबर. समझो मेंबर वो दे देता है तो कोर्ट में वो उसके सामने यूज़ किया जाएगा, और वो अगर नहीं देता है तो अभी से उसके ऊपर पेनल्टी और एक्शन चालू होएगा. अभी बिल्डिंग को तो तोड़ने के लिए 1-2 साल जाने वाले हैं, 1-1.5 साल जाने वाला है, तो उसके बीच में ये सब कर लेते हैं. और कोर्ट का रवैया बहुत क्लियर है, 1 या 2 मेंबर या स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेंबर्स कैन नॉट स्टॉप रीडेवलपमेंट. तो ये चीज़ का पूरा फ़ायदा सोसाइटी को अच्छी तरह से लेना चाहिए. बिल्डर के भरोसे पे नो डाउट रहना चाहिए सब चीज़ में. पर जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का बात है तो उसमें जब भी आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करते हो, यू हैव ऑलवेज टू यूज़ द वर्ड एज इज वेरिस बेसिस, बिकॉज देर आर सो मेनी रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग. द लेस द सेट द बेटर इट इज़. कई बार सोसाइटी के मेंबर्स का फ्लैट ना देते हुए ज़बरदस्ती से तोड़ा गया रहता है. ऐसे मेरे खुद के पास 3 केसेस उस तरह के 2-3 केसेस है, दूसरे लोग के पास भी इसी तरह से केसेस है. प्लस जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट रहता है तो एकदम वेग तरीके से रहता है. इट इज़ मेनी टाइम्स फेवरिंग द बिल्डर्स. टू गिव अ फ्यू एग्जांपल्स, इंडिविजुअल फ्लैट परचेजर्स को GST भरना पड़ता है और बिल्डर बोलता है कि तुमको GST है, तुमको एग्रीमेंट चाहिए मेंबर का, तो आप GST तुम खुद भरो. मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि कन्नम्बर नगर इधर विक्रोली में है, उसमें से 5% बिल्डिंग ने भी मेरे हिसाब से उन लोग ने इंडिविजुअल फ्लैट परचेजर्स का एग्रीमेंट नहीं किया है, क्योंकि कोई GST भरना नहीं चाहते हैं. तो ऐसे केस में जब डिस्प्यूट होता है तो बिल्डर्स लॉबी उसका पूरा फ़ायदा उठाती है, बिकॉज मेंबर्स ने वो किया ही नहीं है. और इन लोग के जब भी एग्रीमेंट करते हैं तभी प्रिकॉशंस नहीं लिए रहते हैं. जब बिल्डर्स के साथ नेगोशिएशंस होते हैं तभी ये चीज़ इंसिस्ट करनी चाहिए कि जो भी लायबिलिटी है मेरे पॉकेट में 1 वे एंट्री है, सिर्फ हम पैसा लेंगे, 1 पैसा खर्चने वाले नहीं है. सारे के सारे खर्चे तेरे को करना पड़ेगा, चाहे इनकम टैक्स के लायबिलिटी इंडिविजुअल सोसाइटी के फ्लैट परचेजर के हुए, सोसाइटी की हो तेरे को भरनी पड़ेगी. GST की लायबिलिटी रहेगी वो तेरे को भरनी पड़ेगी. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, ऐसे अनएक्सपेक्टेड कई एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो वो सारे तेरे को भरने पड़ेंगे. बिकॉज क्या है, फ्लैट परचेजर्स डोंट हैव द एक्सपर्टाइज, दे आर
जस्ट लेफ्ट कोई माँ बाप के बगैर रहते हैं और कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। आज टाइटल के डिफेक्ट्स रहते हैं, कई बार बाप का क्या नाम की जगह है, बाप मुल्क में है, इधर बेटा एक रहता है, तो वो बेटा को डर रहता है कि रीडेवलपमेंट में जाएगा तो मेरा फ्लैट का फ्यूचर का पोजीशन की गारंटी नहीं है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए जो है ना, डेवलपमेंट एग्रीमेंट हैज़ टू टेक द प्रिकॉशन। जो एक दूसरा कॉमन चीज़ इम्पोर्टेंट है इज़, बिल्डर बोलता है मैं तुमको 30% एक्स्ट्रा देता हूँ। दैट 30%, 40%, वॉट एवर इज नेगोशिएटेड, इट शुड बी नॉट इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, इट शुड ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ हाइट। पहले के ज़माने में दरवाज़ा था, दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन था। आज के तारीख में मेरे को बताइए कितनी सोसाइटीज़ में फ्लैट के ऊपर वेंटिलेशन है। नतीजा क्या हुआ है कि आपकी हाइट कम हो गई। बिल्डर्स लॉबी तो फ्लोर टू फ्लोर और स्लैब टू स्लैब के 1 सेंटीमीटर के हाइट का भी कैलकुलेशन करती है। अगर हाइट बड़ा रहेगा तो आपको कई एडवांटेज मिलते हैं। कॉमन एडवांटेज इज स्टोरेज, एंड इफ़ यू हैव गॉट अ गुड हाइट यू डेफिनेटली हैव अ कमांडिंग थिंग्स। आपको कैसे पैसे कम करने फ्यूचर के, वो भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर निगोशिएटिंग विद द बिल्डर, यू शुड इंसिस्ट फॉर सोलर एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड, सो दैट अपना फ्यूचर में उसका इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए सोसाइटी का। जो लाइबिलिटीज़, टैक्स की लाइबिलिटीज़ है, मेंबर्स के बीच में लिटिगेशन होवे, बैंक लोन का है, तो ये सब चीज़ जो है वो अपने को पहले से ही कवर करनी चाहिए। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्लॉसेस स्पेसिफिकली यूज़ करनी चाहिए कि बिल्डर ने सब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसकी रहेगी, उसने सारे पेपर्स देखे हैं। जो सोसाइटी को लगे ये अपने इम्पॉर्टेंट क्लॉसेस है, तो वो सारे क्लॉसेस में उसका बिगनिंग ये होना चाहिए, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्ररी। जो भी कानून में क्लॉज में शुरुआत नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्ररी से आते हैं तो वो क्लॉज को सुपीरियर माना जाता है। पार्किंग में भी है, आपको गलती से भी बिल्डर को स्टैक पार्किंग की परमिशन नहीं देनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ WWF बिटवीन यू, द न्यू फ्लैट परचेजर्स एंड द ओल्ड फ्लैट परचेजर। आज जो पार्किंग की मशीनरी है उसकी लाइफ को ज़्यादा नहीं है। फॉरेन में धूल नहीं है, वहाँ पे कोल्ड है, और उसकी वजह से जो है ना रास्ते में जो भी है वह गाड़ी जल्दी गंदी नहीं होती है। यहाँ पे मुंबई में बहुत धूल है, गाड़ियाँ बहुत जल्दी गंदी होती है, और वो स्टैग पार्किंग से निकालने का, पजल पार्किंग से, वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। मेंटेनेंस भी उसका बहुत प्रॉब्लम है, और आप लोग ने पढ़ा ही है पेपर्स में, कई बार पार्किंग को टावर्स क्रैश होते हैं, और उसमें कई बार टावर्स है पर वो टावर्स फंक्शनल नहीं है। नतीजा क्या होता है, सोसाइटी और उसके मेंबर्स के बीच में झगड़े होते हैं। तो जो फ्यूचर चीज़ में झगड़े की बुनियाद है वो दैट कैन बी इजीली अवॉइडेड इफ़ यू आर फर्म। डोंट लिसन टू द वेरियस सबमिशंस ऑफ द बिल्डर बीइंग मेड जस्ट टू मेक हिज प्रॉफिट। वो बोलता है ये प्रोजेक्ट इज़ नॉट वायबल, और वो नॉट वायबल के बाद में भी 5 चीज़ ज़्यादा बनाता है। आज कोई भी बिल्डिंग में आप बनाते हो तो बेसमेंट क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो कि जहाँ पे पार्किंग गाड़ियाँ अच्छी तरह से रहे। आज बच्चे लोग जो है उन लोग को खेलने के लिए सफिशिएंट जगह होनी चाहिए। आमतौर पे सोसाइटी में देखा जाता है कि RG एरिया जो बच्चे लोग के रिक्रिएशनल स्पेस होती है, रिक्रिएशनल गार्डन, वो भी कॉमन कार पार्किंग के लिए यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। योर टीम शुड हैव अ गुड आर्किटेक्ट, योर टीम शुड हैव अ गुड लॉयर, योर टीम शुड हैव अ गुड सॉलिसिटर एंड अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ गुड GST कंसल्टेंट। अगर अच्छा आपको चाहिए तो ये खर्चे करने बहुत ज़रूरी है। आपकी जीत में भी कई बार हार होती है और आपकी हार में भी कई बार जीत होती है। तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें और उसको वेटेज बहुत देना चाहिए, और ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो आपका रजूआत करने वाला है उसका क्या पर्सनल तजुर्बा है। आज सोसाइटी के मेंबर्स जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनमें से कितने लोग के पास तजुर्बा है। एंड कमेटी में मेरी तो यही दरख्वास्त रहेगी कि सोसाइटी की रीडेवलपमेंट कमेटी में ऐसे प्रोफेशनल्स होने चाहिए, चाहे आपका मेंबर हो या बाहर वाले, उन लोग को कांस्टेंट एक एक चीज़ पूछनी चाहिए। और टोटल उसका बिल्डर का स्टार्टिंग में आपका टेंडर जो डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कितना पैसा बिल्डर लगाने वाला है, बिल्डर क्या बोलता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है और ये प्रोजेक्ट के लिए मैं नई कंपनी खोलूँगा और वो उसमें हम करेंगे। We have to make the main company as a confirming party, and that company should be liable for the losses.
आज बिल्डर्स लॉबी में 2 मिनट में उन लोग काम ख़त्म कर देते हैं, एलएलपी में पैसा ही नहीं रहता है, मतलब कल कुछ होता है तो वो कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। सो एज फार एज पॉसिबल इंडिविजुअल अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। बैंक गारंटी लेनी है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर को दिखा के एनफोर्सेबल बैंक गारंटी लीजिए। कई बार हमने देखा कि बैंक गारंटी रहती है पर यू कैन नॉट एनफोर्स इट। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो गवर्नमेंट के कानून, बिल्डर्स, रजिस्ट्रार्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इज व्हाट इज रिटन इन ब्लैक एंड वाइट। सो एज फार एज आपका एग्रीमेंट जो होता है इट हैज़ टू बी वाटर टाइट। हमने तो ऐसे भी सोसाइटीज़ में एग्रीमेंट देखे हैं कि समझो बिल्डर ने बोला है कि पहले साल में 3 साल में काम खत्म होएगा, पहले 3 साल तक समझो आपका भाड़ा 40,000 है, तो आपका 3 साल या 4था साल जाएगा तो 40,000 का भाड़ा 80,000 हो जाएगा और 5वें साल का 80,000 का 1,60,000 होगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में आप लिखोगे ना तो बिल्डर ऑटोमेटिक खुद ही आपके साथ में बात करने का उसका टोन बदल जाएगा। आपको ऐसा डरने का ज़रूरत नहीं है कि प्रोजेक्ट इज़ नॉट वायबल। अगर वो वायबल नहीं रहेगा तो बिल्डर तुम्हारे चक्कर ही नहीं काटेगा। सो प्रोजेक्ट्स आर वायबल। द फैसिलिटीज दैट गवर्नमेंट इज़ गिविंग अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 1,500 रुपये में अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। बाकी लाइसेंस की जो भी फ़ीस है गवर्नमेंट की फ़ीस तो आपको पीएमसी पूरा निकाल के देगी, इतना है। और वो बिल्डर आपको बार बार कहने पे भी जल्दी करके कितना स्क्वायर फीट बांधने वाला है वो बोलेगा नहीं। मतलब यू हैव टू इंसिस्ट इन दैट कि वो पूरी इसके ऊपर जितना भी बांधेगा वो हमारा रहेगा। बिल्डर्स लॉबी जो है वो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्स्ट्रा एफएसआई 50-50 शेयर करेंगे। क्यों उसको 1% भी देना? उसको आज की डेट में भी वो परवड़ता है, इसके लिए वो कर रहा है। और मान लो गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा एफएसआई दी तो पूरा अपने पास ही आना चाहिए, खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसको देना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। पार्किंग में भी ऐसा कहा जाता है कि हम लोग 50% रखेंगे, 50% बैलेंस है वो सोसाइटी को हम देंगे। सोसाइटी एक है, फ्लैट परचेजर्स भी एक है, सो देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन एज फार एज पार्किंग इज कंसर्न। सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नो डाउट अभी जो नए रेरा के रूल्स आए हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है कि बिल्डर कैन सेल पार्किंग अंडर रेरा, बिकॉज ये अमेंडमेंट रूल्स में आया है। रूल्स का अमेंड करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया, दूसरे स्टेट्स ने ये नहीं किया है। जब एक्ट में प्रोविज़न नहीं है पार्किंग बेचने का तो रूल्स कैसे प्रोविजंस कर सके? और मेरी राय में ये चीज़ पे ग्रिड पेटिशन होने की पूरी संभावना है। इसलिए ये सब चीज़ जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में इफ़ यू कवर इट इन अ नाइस वे इट इज़ बेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, सोसाइटी वाले को मालूम नहीं कि दे आर ऑल्सो प्रमोटर्स एंड दे आर लायबल फॉर अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसलिए बिल्डर की बात भरोसे में ना करते टोटल प्रिकॉशंस आप लेंगे वो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। कानून कितने भी बनेंगे, कानून की तरह से बनेंगे, बट यू हैव टू फर्स्ट सी द रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर, द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द बिल्डर। डोंट ट्राई टू गिव अ प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा मिल रहा है या थोड़ा कॉर्पस ज़्यादा मिलता है। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है देखना कि प्रोजेक्ट इज़ वायबल एंड इट इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और आपके एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉज होने चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड नया कोई डेवलपमेंट आएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी होएगा, वो सारा बिल्डर के सर पे रहेगा। मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ, रमेश जी का और शर्मा जी का, सुनील शर्मा जी का, कि मुझे मेरे मंतव्य व्यक्त करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई। आपके रीडर्स के भी ढेर सारे क्वेश्चंस है और वो आप सुनील शर्मा जी और रमेश जी को भेजिए। उसके जो भी जवाब आएंगे, जो भी सवाल मुझे पूछे जाएंगे मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्टीमेटली कोई भी जगह पे जब तक पार्टिसिपेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, ऑर्गेनाइजर्स डोंट गेट द डिजायर्ड इंटरेस्ट। इसलिए रमेश प्रभु जी का और सुनील शर्मा जी की ये जो मेहनत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एवरीवन की, वी आर सोल्जर्स ऑफ दिस टीम, और अपने को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट को लेके अपने को इसको आगे लेके जाएंगे। उसमें अपने हर एक जन को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और लर्निंग इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो आज मैं सीखा हूँ कल उसमें ढेर सारा जाएगा, इसमें आएगा। मैंने जानबूझ के कोर्ट जजमेंट्स वगैरह इत्यादि को टच नहीं किए, बिकॉज ये जो चीज़ है ये कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम रमेश जी बना रहे हैं। बरोबर। थैंक यू वेरी मच विनोद जी।
विनोद जी, इनफोर्सेबल बैंक गारंटी क्या है? थोड़ा सा लोगों को बताओ, उस पर थोड़ा कंफ्यूजन है। इनफोर्सेबल और बैंक गारंटी समझते लोग, लेकिन इनफोर्सेबल क्या है? बैंक गारंटी में ऐसी कंडीशंस होती है कि सोसाइटी वाले पूरी नहीं कर सकते, पीरियड स्पेसिफिक नहीं लिखा रहता है, कंडीशन है कि ये करेंगे बाद में ही करेंगे, तो ये सब बैंक बोलती है हमारे जुरिडिक्शन में आता नहीं है, हम इस पर दे नहीं सकते, अब कोर्ट से ऑर्डर लाओ हम देंगे। नतीजा ये होता है कि बिल्डर के पास ही वो रहता है, वो खाली पेपर की हो रहती है। सर, देखा गया मोफा एक मजबूत कानून है, पुराना 1960 का। अभी रेरा बना 17 में, 16 में मजे से महारेरा काम कर रहा। लेकिन जो मजबूती मोफा में है कि मोफा के तहत यदि आपने फ्लैट लिया तो आपको संरक्षण, यहाँ तक कि डेवलपर्स एफआईआर भी होती है और लोग अंदर भी गए बहुत सारे डेवलपर। सख्ती क्यों ना सख्ती की जाए, कन्वेंस हाथों हाथ महारेरा रेरा के अंतर्गत दिया जाए उनको सख्ती, ऐसे कानून आए जिसमें डेवलपर पर सख्ती हो। आप मेरे को ये बताइए कि रेरा कानून आने के इतने सालों के बाद में कौन से बिल्डर को रेरा ने जेल में भेजा है? नहीं, मोफा में ढेर सारे बिल्डर्स जेल में गए हैं। जब तक विलिंगनेस है इम्पोर्टेंट करना, तब तक ही आगे बढ़ता है। थोड़ी मैं रेरा की बात करूँ तो उसमें इंजीनियरिंग टीम इज़ मोर पावरफुल देन एनी अदर टीम। जहाँ तक मैंने सुना है, लीगल टीम इज़ अपॉइंटेड ऑन अ प्रोबेशन बेसिस। ज़्यादा वक्त उन लोग टिकते नहीं हैं, थोड़े थोड़े वक्त में बदल जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की जो है, जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, बिकॉज बिल्डर्स आर नोन फॉर मैनी थिंग्स, जब तक, आज मैं आपको एक सिंपल चीज़ बोलूँ कि ये पूरे एग्रीमेंट्स है ऑल ओवर इंडिया के, इतने साल से अपन बात करते हैं कि पूरे इंडिया में एक ही एग्रीमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? आज 9% इंटरेस्ट में कौन बिल्डर को पैसा देता है? आज वो 10 भी गलत करे, बोले मैं 9% देके छूटना चाहता हूँ, तो उसमें क्या, फ्लैट परचेजर के सामने बिल्डर का वैसे भी त्राजवा में पल्ला भारी है और ऐसे लॉस बनाते हैं। उन लोग ये भी बोलते हैं जीएसटी का पैसा हमको नहीं देने का, स्टैम्प ड्यूटी का पैसा हमको नहीं देने का। तो नतीजा क्या होता है कि रेरा जो है उसके पावर्स जो है ना, दैट रिक्वायर्स टू बी स्ट्रेंथन्ड। अगर रेरा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मेरी राय में ऐसे रूल्स लाने चाहिए कि 10% माल वो बेच ही ना सके जब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होवे, और ये जो है वो सारे जिनको पोजीशन न देवे। 90% ये कानून सिर्फ लाएंगे, और सेकेंड इज यू मेक इट नॉन बेलेबल, तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली गो। यस सर, बिल्कुल हो सकती है यदि इसे सख्त कानून आए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि लोगों में कन्फ्यूज़न है कि जब अपना फ्लैट पुराना रीडेवलपमेंट में जा रहा है, एग्रीमेंट सब चीज़ें हो गई, तो वो बंदा जो पुराने टेनेंट है वो फ्लैट कब खाली करे? एक तो ऑप्शन है डीए के बाद, एक ऑप्शन है PAAA के बाद, एक है IOD-CC के बाद। कब खाली करे जब श्योरिटी हो? अगर आपको अच्छी तरह से काम करना है, आपकी सेफ्टी देखनी है, तो पूरा जितना कंस्ट्रक्शन का परमिशन है वो पूरा FSI TDR जब तक बिल्डर लोडिंग करे नहीं पूरा, तब तक उसे खाली नहीं करना चाहिए। थोड़ा बिल्डर को फाइनेंशियल लॉस जाएगा, और मेरी राय में ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि मोर देन 25% ऑफ द प्रोजेक्ट्स विल नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लाइन। और आगे भी अपन देखते हैं इतने सारे रॉन्ग थिंग्स हो रहे हैं और पोजीशंस नहीं मिल रहे हैं, टाइम पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे हैं। अभी आप देखिए कल्याण डोंबिवली में एलिगेशंस है कि ढेर सारे बिल्डर्स ने बोगस डॉक्यूमेंट्स लॉन्च किए गवर्नमेंट के पास, बोगस परमिशन डाली है, तो उसके बावजूद द प्रोसेस इज सो स्लो। Why is action not initiated against the architects who have been helpful in this? Why is action not initiated against all the builders? FIR karna is only the first step. It does not prove a crime. There should be some provision in RERAs to make all these things and a fast track. जब तक फास्ट ट्रैक जो है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जब तक धरखम बदलाव नहीं आएंगे कानून में, होता है चलता है, वो होने वाला ही है। गवर्नमेंट के लिए आज की डेट में रेरा सिर्फ एक टेबल है, 50 टेबल में से एक 51 टेबल आया है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपका। और आप ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे आते रहिए, हम कोशिश करेंगे आपसे मिलने की, और लोगों के जो सवाल होंगे, सवाल भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं सर आपकी बातों में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा आपके इनसे रिलेटेड विनोद जी से सवाल है कमेंट्स करें, हम कोशिश करेंगे वो सवाल इन तक पहुंचाएंगे, उनके जवाब भी दिलवाएंगे। तो प्रभु से खास बात में आज इतना ही मेरे साथ में। और इस विनोद जी, मैं यही कहूँगा आपसे कि
आप ये इस प्लेटफॉर्म से हम लोग 5 साल चले, इस पे आपका क्या शुभकामना, क्या कहना चाहेंगे? मैं रमेश जी और सुनील जी को बधाई देना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 5 साल से जो है इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, और एकदम बढ़िया चीज़ है। और इससे आम आदमी जो लॉयर के पास नहीं जा सकता है, वो एफटी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस नहीं दे सकता है, उसको फ्री में नॉलेज मिल रहा है। और ये नॉलेज को सिर्फ बात करने से नहीं, पर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, बिकॉज आज किसी ने एक सजेशन दिया रहेगा, वो हो सकता है तुमको काम ना आए, पर वो सजेशन जिसको मिल रहा है उसको बहुत ही काम आ जाए। आप दोनों की टीम जो ये काम कर रही है, राम और हनुमान की टीम है, और वो बहुत ही बढ़िया जो है काम कर रही है, एंड देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।